नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी हुए सख्त। सुविधाजनक यात्रा के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश। कहा, देश विदेश में जाए अतिथि देवो भव का संदेश। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हो सकता है उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए संकेत। भाजपा विधायक ने की श्रम विभाग में सीबीआई जांच की मांग। सीएम धामी को सौंपा पत्र। कहा, हरक के मंत्री रहते एनजीओ के नाम पर करोड़ों का लगाया था चूरा। और प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। आसमान छूती महंगाई से बिगड़ा जनता का बजट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के जरिए देश विदेश में अतिथि देवो भव का संदेश जाना चाहिए। इस बार बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। चारधाम यात्रा की तैयारियां उसी के हिसाब से सुनिश्चित की जाए, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सचिव समेत कई अफसर मौजूद रहे। प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के अब सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने पर सरकार विचार कर रही है। देहरादून में 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आयोजित होने के बाद अब गैरसैंण में सरकार बजट सत्र आयोजित कर सकती है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत, और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ पे लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने श्रम विभाग के कामों की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी सौंपा है। दिलीप रावत का आरोप है कि तत्कालीन वक्त में हरक सिंह रावत के पास श्रम विभाग था और उस वक्त कई एनजीओ को नियमों के खिलाफ करोड़ों रुपया दिया गया है। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि उस विभाग में बहुत बड़ा घोटाले हुए हैं और इसमें ढंग से संज्ञान नहीं लिया गया, और संज्ञान लेते तो शायद में कुछ हद तक ये रोक पाते और दोषियों को सज़ा मिल पाती। लेकिन अभी मैंने पहले भी इसमें मांग उठाई थी चुनाव से 2-3 महीने पहले, और मैं अभी पुनः कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पता चल जाएगा कि पानी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2 टूक शब्दों में साफ कहा है कि चुनाव के वक्त उत्तराखंड कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर दूरियां बढ़ाने का काम किया है। कुंजवाल ने कहा कि एक साजिश के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हराया गया है। जो हमारे यहाँ प्रभारी भेजे गए, वो प्रभारी भी उन गुटों की खाई को कम करने में सफल नहीं रहे। एक गुट के खाई को बढ़ाते गए और बढ़ाने के साथ साथ एक गुट विशेष के साथ वो भी खड़े हो गए। और यहाँ तक भी साफ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, हमारे कार्यकर्ता भी कहते थे, जनता भी कहती थी कि साहब आपका दूसरा ग्रुप तो ये कह रहा है कि हरीश रावत को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और अगर वो इस चुनाव में हार भी गए, सरकार नहीं भी आई,
तो 2027 में फिर हरीश राव चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर तो हमारा ही ग्रुप रहेगा जो भी हम मुख्यमंत्री बने। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की चल रही है। प्रदेश में जीती हुई पार्टी यानी कि बीजेपी अभी से अपने कामों और फैसलों पर गौर कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा में हार जाने के बाद लोकसभा को लेकर मंथन चल रहा है कांग्रेस में। लेकिन सवाल कुछ और ही उठ रहा है। सवाल है कि प्रदेश में कद्दावर नेताओं में से एक हरक सिंह रावत अपनी छोटी सियासी पारी की शुरुआत क्या लोकसभा चुनाव से कर पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों की निगाहें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। भाजपा अभी से अपने फैसले 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मंथन में है। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीट और 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद अब कांग्रेस अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाएगी। लेकिन इन सबके बीच चर्चाओं में नेता हरक सिंह रावत का नाम काफी जोर पकड़े हुए है। वजह दल बदल की राजनीति नहीं और न ही 2022 का विधानसभा चुनाव है। वजह 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव। चर्चाओं में है कि हरक सिंह रावत गढ़वाल लोकसभा सीट से दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन इन चर्चाओं को हरक सिंह रावत ने सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि पार्टी अगर हरिद्वार सीट से भी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारती है तो उन्हें वो भी स्वीकार्य होगा। यानी कि साफ है कि भाजपा से निष्कासित कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव से सियासी पारी की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुअनुकृति गुसाई रावत के लिए हरक सिंह रावत ने भाजपा से बगावत की। हरक की बगावत उन्हीं पर भारी पड़ी और भाजपा ने अनुशासनहीनता के चलते हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। भाजपा से बाहर हुए हरक भाजपा में रहते हुए ही ये साफ कह चुके थे कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बयान को देते वक्त हरक सिंह रावत काफी भावुक भी नजर आए थे, लेकिन लोकसभा में दावेदारी का फैसला हरक सिंह रावत ने 2022 में ही भाजपा में रहते हुए कर लिया था। हरक का बयान था कि वे राजनीति के बजाय जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इससे साफ है कि हरक घर नहीं बैठेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी पार्टी के सारे नेताओं से कह चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ एमएलए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल भी मैं मन से नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, इसलिए कि बहुत मैं सोचता हूँ कि 6 बार एमएलए रहना उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में और इतनी बार मिनिस्टर रहना, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर आप लोग कल कहोगे, मैं माना कल चुनाव लड़ना पड़ा और फिर आप कहोगे देखो हरक सिंह की तो धारी माँ की कसम बेकार चलेगी। कई बार आदमी संकल्प लेता है और कई बार आदमी अपना मन होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मन की नहीं होती। बहू के लिए कांग्रेस में सियासी मैदान सजाने वाले हरक सिंह रावत अब अपने लिए लोकसभा में चुनावी मैदान सजाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की काउंटिंग के मुताबिक कांग्रेस के टिकट से लड़ी अनुकृति गुसाई रावत भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत से 9,868 वोटों के अंतर से हार गयी। विधानसभा में अनुकृति को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, इस बात से हरक सिंह रावत वाकिफ हो गए हैं कि अभी सियासत की बागडोर उन्हीं को संभालनी होगी। सदन में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने वाला विपक्ष आज सड़कों पर नजर आया। प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि जल्द सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में हुए 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सदन में खूब गरजा, मगर पक्ष की तरफ से विपक्ष को माकूल जवाब नहीं मिला। सदन के बाद प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।
हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पैम्फलेट लेकर नारेबाजी कर सरकार को जगाने का काम किया। तो हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन की अनोखी ही तस्वीर देखने को मिली। बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो। हल्द्वानी में महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज उठाते हुए कांग्रेसियों ने सड़क पर रसोई गैस सिलेंडर रख उन्हें फूल मालाएं पहनाई और उसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि जल्द ही सरकार को बढ़ती महंगाई पर काबू पाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय स्तर से जो यहाँ उत्तराखंड में भी चल रहा है, ये महंगाई के मारे इतनी महिलाएं क्या हम लोग सब लोग परेशान हैं। गैस के दाम बढ़ गए, राशन पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ की इतनी महंगाई बढ़ गई, लोग त्रस्त हैं और इतने परेशान हैं कि गैस देख लीजिए अब 13 तक पहुंच जाता है, 1300 और बढ़ गया है। लोग इतने परेशान हैं, क्या करें बताइए। और राशन कह रहे हैं हमने राशन बांट दिया, राशन बांटने से क्या है, किससे बनाएंगे खाना। और इतने आज आम जनता त्रस्त हो गई है। महंगाई पर प्रदर्शन की तस्वीरें काशीपुर समेत तमाम और अन्य इलाकों से भी सामने आई हैं। जहां कांग्रेसियों ने एक सुर में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महंगाई आज चरम सीमा पर है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो इस महंगाई से आप भी अछूते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी वर्ग आज महंगाई से अछूता नहीं है। आज महंगाई ने सबकी कमर को तोड़ के रख दिया है। भाजपा सरकार ने जो वादा जनता से किया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से आज दाम बढ़ाए गए हैं, जब इलेक्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल, पेट्रोल, डीजल के कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तब तो इलेक्शन को देखते हुए भाजपा की सरकार यह इनके दाम नहीं बढ़ाती है, लेकिन इलेक्शन के समाप्त होते ही जिस तरीके से इनके दाम बढ़ाए गए हैं, उससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर सदन से सड़क तक सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस का प्रदेश भर में किया गया ये प्रदर्शन कितना असर करेगा, ये देखना होगा। मगर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वाकई महंगाई के बोझ तले दबी आम जनता के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में भाई अपनी बहन को 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दिलाने के लिए डोली में बैठाकर परीक्षा केंद्र ले जा रहा है। बहन दिव्यांग है। दिव्यांग बहन का सपना है कि वो अध्यापिका बने। बहन के इस हौसले को उड़ान उसके भाई दे रहे हैं ताकि उसका देखा सपना साकार हो और बुलंदियों की सीढ़ी उसके कदम चूमे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है। वीडियो पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन रिश्ते की मिसाल यानी कि भाई बहन के प्यार को देखा जा सकता है। भाई बहन का रिश्ता वो रिश्ता होता है जब घर से ही दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों घर से ही सहपाठी बनते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए दिल खोल कर आगे आते हैं। इस मदद में कोई लालच नहीं होता। निस्वार्थ प्यार के इस बंधन को ही भाई बहन कहा जाता है। और इसकी मिसाल चमाली गांव के एक भाई और उसके रिश्तेदार ने पेश की है। बहन चलने फिरने में असमर्थ है, इस वजह से भाई उसे डोली में बिठाकर स्कूल लाता है ताकि वो अपने देखे ख्वाब को पूरा कर सके। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रही बहन को भाई ने कभी ये एहसास ही होने नहीं दिया कि वो दिव्यांग है। चमाली गांव निवासी पारस कोहली और उनकी बहन सानिया और संजना GIC चमाली में पढ़ते हैं। पारस और सानिया 12वीं की, जबकि संजना 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रही है। संजना चलने फिरने में असमर्थ है।
जीआईसी चमाली में परीक्षा केंद्र न होने के कारण करीब 14 किलोमीटर का फासला तय कर परीक्षा केंद्र जाना पड़ रहा है। जीआईसी शैलकुमारी में परीक्षा केंद्र है। घर से दूर होने के कारण तीनों भाई बहन के लोधिया गैर में एक कमरा लेने की भी बात सामने आई है, जहां से संजना का परीक्षा केंद्र मात्र 500 मीटर पर है। अब भाई बहन अपने रिश्तेदार की मदद से संजना को डोली में बिठाकर परीक्षा केंद्र ले आते हैं। खैर, वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। संजना के लिए जीआईसी चमाली में ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। सीईओ को निर्देशित भी कर दिया गया है। लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद से बहन के सपने को साकार करने के लिए अपने कांधों पर स्कूल लाने और ले जाने वाला पारस और सानिया की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। वहीं संजना के लिए कामयाबी की दुआ भी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। गदरपुर में कोरोना काल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कार्यकाल आज 31 मार्च को समाप्त हो गया है। इस मौके पर डॉक्टर विनीता ने कहा कि उन्हें कोरोना काल के दौरान नौकरी दी गई थी और 2 साल तक अपनी जान जोखिम में डालकर समाज और देश की सेवा उन्होंने की है, लेकिन अब कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग हैं टोटल ज़िले में 250-300 लोग हैं। कोविड के दौरान जब हम लोग आए थे और हम लोग को यहाँ पर 1 से 2 साल पूरा होने को आ गया है। जब तक इन लोगों को हमारी ज़रूरत थी तब तक इन लोगों ने हमसे काम लिया। हमने सारा काम किया यहाँ पे। हमने वैक्सीनेशन, सैम्पलिंग और इनके ऑनलाइन भी काम करे जो मतलब इन लोगों ने हमें दिए हम हर क्षेत्र में। बट जब आज यहाँ पर कोविड के केसेस कम हो गए तो इन लोगों ने हमें निकालने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। वो भी पहले ऑर्डर देने होते हैं, बट इन लोगों ने हमें एक दिन पहले या फिर थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मतलब हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू पता चला है। मंगलौर में सीओ पंकज गैरोला ने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने कर्मचारी बैरक की साफ सफाई, शास्त्रों का रखरखाव का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन, सामान के रखरखाव और कोतवाली में पड़े पुरानी सरकारी संपत्ति को लाइन में भेजे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है जो थानों के निरीक्षणों में की जाती है। इसमें सारी थाने की संपत्ति, उसका जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिस्ट है उससे मिलान करके उनकी स्थिति को देखते हैं। यदि उसमें कोई निष्प्रयोज्य हो गया है संपत्ति, उसको वापस करने के लिए लिखा जाता है। उसके स्थान पर नई वस्तु की डिमांड थाना प्रभारी के स्तर से कराई जाती है। लोहाघाट में बिजली चोरी को रोकने के लिए यूपीसीएल की जगह टीम द्वारा जगह जगह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यूपीसीएल की टीम ने एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा, जिस पर 74,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 6 और लोगों को पकड़ा गया है। एक संयुक्त टीम के द्वारा छापामारी की गई है विद्युत चोरी को रोकने के लिए, जिसमें बाराकोट, खेतीखान और चंपावत टाउन, लोहाघाट टाउन आदि क्षेत्रों में चेकिंग की गई। तो चेकिंग के दौरान लगभग 6-7 लोग तो चंपावत में पकड़े गए और एक लोहाघाट में पकड़ा गया है, एक खेतीखान में पकड़ा गया है। और जो लोहाघाट में पकड़े गए उनके द्वारा जुर्माना लगभग 74,000 का लगाया गया, जिसको जमा न करने पर उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। उत्तराखंड अपनी प्रकृति धरोहर से अपनी पहचान कायम किए हुए है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे वन एक नज़र ही सबको भाते हैं, लेकिन साल के 2.5 महीने प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ता तापमान जहां वन संपदा को खाक में तब्दील कर देता है, तो वहीं अन्य वन्य जीवों के लिए अस्तित्व में भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब वन विभाग प्रकृति धरोहर को संजोए रखने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मार्च का महीना बीतते ही वन विभाग के लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही जंगलों में आग की घटनाओं में भी इजाफा होने लगेगा। बारिश न होने की वजह से जंगलों में लगने वाली आग का स्तर किस स्तर पर पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि साल 2016 और 2021 के आंकड़े बताते हैं कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग को वायुसेना की भी मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन तब तक जंगलों को काफी नुकसान हो चुका था। बीते सालों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए अपनी कवायद शुरू कर चुका है। वन विभाग का नया फॉर्मूला तैयार है, जो 15 जून तक अलर्ट मोड पर रहेगा। इस फॉर्मूले में जंगलों में आग लगने से 24 घंटे पहले वन विभाग को स्पेशल अलर्ट मिलेगा, जिसमें जानकारी होगी कि वन के किस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता बढ़ रही है।
आर्द्रता चेक करने के बाद पहले ही मालूम हो जाएगा कि रेंज के किस बीट और कंपार्ट क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, नरेंद्र नगर समेत 10 डिवीजन संवेदनशील में आके गए हैं। यही नहीं, जंगलों को 3 श्रेणियों में भी बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर अति संवेदनशील जंगलों को आंका गया है। संवेदनशील और कम संवेदनशील आंकड़े भी वन विभाग ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किए हैं। निचले स्तर को मिली जानकारी पर 24 घंटे के अंदर फ्रंटलाइन स्टाफ अपनी भूमिका को निभाएगा। बीट और कंपार्ट के साथ ही पिछले आंकड़ों में जंगल की आग की टाइमिंग और उसके बढ़ने के कारणों का भी आंकलन कर लिया गया है। आंकड़ों का अध्ययन और इजाद किए गए नए फॉर्मूले से पिछले 10 सालों में वन संपदा को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वन विभाग तैयार है। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग की कवायद तेज हो चुकी है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी हुए सख्त। सुविधाजनक यात्रा के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश। कहा, देश विदेश में जाए अतिथि देवो भव का संदेश। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हो सकता है उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए संकेत। भाजपा विधायक ने की श्रम विभाग में सीबीआई जांच की मांग। सीएम धामी को सौंपा पत्र। कहा, हरक के मंत्री रहते एनजीओ के नाम पर करोड़ों का लगाया था चूरा। और प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। आसमान छूती महंगाई से बिगड़ा जनता का बजट।